हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नीट यूनिवर्स। माय नेम इज संजय पटेल और इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनटीए मॉक टेस्ट 56। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए हैं या फिर पुराने हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सामने एक डाटा दिख रहा होगा कि कितने % लोग बिना सब्सक्राइब करे चैनल को देख रहे हैं। ठीक है, वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपका कुछ जाएगा नहीं अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे, तो प्लीज़ आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसको सॉल्व तो आप ही लोग करोगे, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए 50, करंट दिया गया है 2 एम्पियर के बराबर, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वर्क डन आपसे पूछा गया इस कॉइल को रोटेट करना है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से 180 डिग्री तक। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहा होगा तो 0 डिग्री पे रहा होगा। ठीक है, बाद में कहाँ तक ले जाया जाता है 180 डिग्री तक। तो वर्क डन बताना, तो वर्क डन यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है एम बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो बस उसी से हमको निकालना है। तो यहाँ से जो एम होता है उसको हम क्या लिखते हैं, आई ए लिख सकते हैं। ठीक है, एन आई ए जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसको लिख देंगे एन आई ए। तो उस फार्मूले को हमने चेंज किया है, तो एम की जगह हमने लिख दिया एन आई ए के बराबर। तो इसको याद करने के लिए हमने लिख दिया बिना। ठीक है, बिना, बिना से आपको याद रह सकता है आसानी से। ठीक है, बिना कॉस थीटा, तो बिना कॉस थीटा पहले कितना था 0 डिग्री था, बाद में होगा 180 डिग्री। सारी वैल्यूज आपको दी गई हैं, इसमें रखोगे तो जो डब्ल्यू निकल के आ जाएगा 0.1 जूल के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये भी आसान क्वेश्चन है। कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस दिया गया है पर मीटर दिया गया है, यहाँ पे याद रखना पर मीटर दिया गया 0.5 ओम पर मीटर या 1/2 ओम पर मीटर मान सकते हो। ठीक है, इसको बेंड करके एक सर्किल बनाया गया जिसका रेडियस 1 मीटर है। ठीक है, सेम वायर इज कनेक्टेड अक्रॉस द डायमीटर, इसी वायर को यहाँ पे डायमीटर के अक्रॉस कनेक्ट किया गया है। तो आपको बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा ए और बी के बीच में। ठीक है, तो देखिए आप अगर यहाँ पे देखो तो ये सेमी सर्कुलर पार्ट है इतना। ठीक है, तो सेमी सर्कुलर का लेंथ कितना होता है पाई आर के बराबर होता है, और यहाँ पे ये कितना है, ये भी सेमी सर्कुलर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका पाई आर के बराबर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपको निकालना है कि रेजिस्टेंस। अब देखो रेजिस्टेंस क्या होगा, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि पर यूनिट लेंथ आपको दिया गया रेजिस्टेंस। ठीक है, तो पाई आर। ठीक है, तो आर की वैल्यू यहाँ पे रेडियस कहा गया 1 मीटर है। ठीक है, 1 मीटर, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 1। तो जो भी रेजिस्टेंस होगा उसको पाई से मल्टीप्लाई करा, तो पर यूनिट लेंथ कितना दिया गया 1/2 ओम दिया गया, तो पाई से कराएंगे तो पाई/2 ओम हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका पाई/2 ओम, और यहाँ पे सेम हो जाएगा पाई/2 ओम के बराबर। ठीक है, हम स्केच का यूज़ करते हैं, यहाँ पे पाई/2 हो जाएगा। अब ये देखिए ये दिया गया आपका 2r, क्योंकि ये डायमीटर है, डायमीटर किसके बराबर हो जाएगा 2r के बराबर। तो 2r मतलब 2 मीटर, तो पर मीटर कितना है 1/2 ओम है, 1/2 ओम पर मीटर है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कराओगे 2 मीटर है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 ओम। तो ये 1 ओम और ये पाई/2 ओम, पाई/2 ओम, ये तीनों आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। तो पाई/2 पैरेलल में, तो ये हो जाएगा अगर जोड़ोगे तो पाई/4 हो जाएगा। अब पाई/4 जो आएगा वो 1 के साथ हो जाएगा पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या करते हैं R1 R2 अपान R1 प्लस R2 करते हैं, तो इसका है 1 ओम, तो 1 ओम पाई/4 ओम के साथ पैरेलल में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई/4 प्लस 1। ऊपर है आपका पाई/4 और नीचे यहाँ पे है 4 को एलसीएम लोगे तो पाई प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल। तो आंसर आपका आ जाएगा पाई अपान पाई प्लस 4। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। फैन की थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी, इसको थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे कोई पोटेंशियोमीटर है, किसी एक्सपेरिमेंट में यूज किया गया, वोल्टेज अक्रॉस कहा गया जब रेजिस्टेंस R था और R+R था, तो बैलेंसिंग लेंथ कितना मिला आपको L1 और L2 मिला। तो देखिए जब ज़्यादा बैलेंसिंग लेंथ होगा, ठीक है, तब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा उसके थ्रू ड्रॉप भी ज़्यादा आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका L2 ज़्यादा हो जाएगा L1 से। तो मैंने कहा था कि जब भी स्मॉल रेजिस्टेंस पूछे, ठीक है, जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस पूछे तो उसका फार्मूला डायरेक्टली यूज करो। कल इसका न्यूमेरिकल पूछा था, आज इसका थ्योरेटिकल पूछ लिया। तो R = कैपिटल R L2 अपान L1 - 1। यहाँ जो नीचे रहेगा उसको याद रखना, छोटी वाली जो वैल्यू होगी उसको नीचे रखना है बस। तो इसको सिंप्लीफाई और किया गया इसमें, तो क्या करोगे L1 ले लोगे एलसीएम, तो यहाँ पे हो जाएगा L2 - L1। ठीक है, और अगर आप गलती से बड़ी वाली ऊपर ले लोगे तो बड़ी वाली जब ऊपर होगी नहीं, छोटी वाली ऊपर ले लोगे, बड़ी वाली तो ऊपर होती है। ठीक है, तो अगर छोटी वाली को ऊपर ले लोगे तो छोटी माइनस बड़ी करोगे तो माइनस में आ जाएगा, रेजिस्टेंस माइनस में नहीं हो सकता। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला तो एकदम रट लो, जब भी 2 लेंथ दे और कैपिटल आर की वैल्यू दे, स्मॉल आर पूछे तो सीधे यही से निकालना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया है इंडक्टेंस दिया गया 8.1 मिली हेनरी, कैपेसिटेंस दिया गया है 12.5 माइक्रोफैरड और रेजिस्टेंस दिया गया है 10 ओम के बराबर। तो इसका सीधे फार्मूला होता है Q = 1/R L/C। ठीक है, √L/C। बस आपको वैल्यूज रखना, आंसर निकाल लेना है। आप सोचोगे हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो इस बारे में बात हो चुकी है, आप लोग एग्री थे कि जो इजी क्वेश्चन है वो हम लोग खुद सॉल्व करेंगे। तो हम तरीका से बता दे रहे हैं, बाकी आपको यहाँ पे वैल्यूज रख के सॉल्व कर लेना है। ठीक है,
तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। इसका ऑप्शन बता देते हैं हम, जो 4 है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। यहाँ पे आंसर आएगा 2.54 के बराबर, ठीक है। ये आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया गया है, प्लॉट द वेरिएशन ऑफ द ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इंडक्टर विद रेस्पेक्ट टू टाइम आपको वेरिएशन ऑफ ईएमएफ बताना है, ठीक है। तो जो ईएमएफ होता है ई इक्वल टू होता है ई नॉट ई की पावर माइनस ऑफ टी बाई टॉ, ठीक है, माइनस टी बाई टॉ। टॉ यहाँ पे क्या होता है एल बाई आर होता है, तो यहाँ एल लिखोगे आर, तो एल बाई आर यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, तो आपका ये ग्राफ आएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ई और यहाँ पे हो जाएगा टी, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा सी, एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट होगा यहाँ पे जो वोल्टेज है यहाँ पे उसमें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी आसान क्वेश्चन है। कोई चार्ज पार्टिकल Q1 ये रखा हुआ है, पोजीशन आपको दिया गया है 2, -1, 3, ठीक है। तो ये आप अपने मन में इमेजिन कीजिए, ठीक है, थोड़ा माइंड में इमेजिन कीजिए इसको कि देखिए एक्स एक्सिस पे कितना है 2 है, वाई एक्सिस पे -1 है और जेड एक्सिस पे 3 है, ठीक है। तो वो कोऑर्डिनेट आपको थोड़ा माइंड में रखना पड़ेगा, और सोल्यूशन तो हम बता ही दे रहे हैं, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन दी अनदर चार्ज, कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल है जो Q2 है वो ओरिजिन पे रखा हुआ 0,0,0 मतलब ओरिजिन होता है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर अगर निकालोगे तो क्या होगा, आर ए का पोजीशन वेक्टर ये निकलेगा, आर बी तो 0,0 तो यही निकलेगा, ठीक है। तो आर बी माइनस आर ए करोगे तो क्या आ जाएगा, यहीं से आएगा, ठीक है। आर बी तो 0,0 है तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, आर ए को माइनस करो तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये निकल के आ जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब अगर फोर्स चाहिए, आपको वेक्टर चाहिए, ठीक है। फोर्स का जो वेक्टर फॉर्म होता है वो होता है एफ वी ए, क्या करोगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये डायरेक्शन दिखाएगा। तो यूनिट वेक्टर को आप लिख सकते हो जो इसका मैग्नीट्यूड होता है, सॉरी जो वेक्टर फॉर्म होता है अपान मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। ये होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म अपान मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर को आप लिख सकते हो। तो 1/4πε0 Q1 Q2, ठीक है। Q1 Q2 यहाँ पे करोगे और यहाँ पे करोगे आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा वेक्टर आर अपान आर, तो ये हो जाएगा आपका आर क्यूब और ये हो जाएगा वेक्टर आर। वेक्टर आर आपने निकाल लिया, तो ये करोगे 4πε0 Q1 Q2 और यहाँ पे करोगे आर क्यूब। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड क्या निकल के आएगा, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और ये 9, कितना हो जाएगा 9 और 4 13 और ये 1, ये हो जाएगा 14, रूट ऑफ 14 का क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा 14 रूट 14 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा वेक्टर आर की जगह लिखोगे -2i + j - 3k, ठीक है। बस इसी को सॉल्व करना, यहाँ 14 है तो यहाँ पे हो जाएगा 56, ये आ जाएगा 56 ε0 Q1 Q2 अपान रूट ऑफ 14 और ये पूरा वेक्टर फॉर्म यहाँ आ जाएगा। तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा इमेजिन करना कि ये पोजीशन है कहाँ पे, वो आप सामने होते तो हम दिखा भी सकते थे, ऐसे दिखा नहीं सकते यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आसान क्वेश्चन है। कोई चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे 3 चार्ज पार्टिकल हैं, एक लाइन पे रखे हुए हैं, ठीक है, इक्वल डिस्टेंसेस पे। ये डिस्टेंस आ रही है, भी लिख रखा हमने। यहाँ पे एक मिड पॉइंट पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है और यहाँ एंड पे दोनों नेगेटिव चार्ज हैं। तो कहा गया है कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, सिस्टम क्या है इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है पोटेंशियल एनर्जी तीनों का जो भी होगा वो 0 होगा। तो कैपिटल क्यू अपान स्मॉल क्यू का रेशियो पूछा गया, ठीक है। तो रेशियो आपको बताना है, तो तीनों का पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो इसका साथ इसका इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी, फिर इसका इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी और फिर इन दोनों का आपस में पोटेंशियल एनर्जी, तीनों को करके आपको 0 रख देना है, ठीक है। तो बस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 अपान आर होता है, ठीक है। तो यही करना है, तीनों का पोटेंशियल एनर्जी लिख के आप 0 करोगे तो यहाँ पे Q1 और कैपिटल Q अपान Q की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/4, ठीक है। देखो अब जो इसके बीच पोटेंशियल एनर्जी होगा इसके बीच ये दोनों तो सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे करोगे 2 और यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, तो -Q कैपिटल Q अपान डिस्टेंस कितना है आर, और ये हो जाएगा प्लस ऑफ इन दोनों के बीच का कितना हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस 2r हो जाएगा, तो यहाँ पे करोगे -Q तो प्लस Q हो जाएगा, ठीक है। तो Q और ये जो डिस्टेंस हो जाएगा 2r, इसको करोगे 0 के बराबर, या यहाँ पे ये टर्म माइनस है तो यहाँ पे बीच में इक्वल का निशान लगा सकते हो, क्योंकि उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक Q यहाँ से हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, यहाँ से R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Q यहाँ पे है, ये Q नीचे चला आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे जाएगा, तो 1/4 ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, कल इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा था, आज इसका न्यूमेरिकल पूछ लिया, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, यहाँ पे नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ऊपर जा रहा है इसमें करंट, ठीक है, ऊपर की तरफ है करंट, इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो करे। तो देखिए यहाँ पे सेम डायरेक्शन में करंट है, तो इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और यहाँ इसके बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इस पे जो फोर्स लगेगा उसका अपोजिट डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा, तो ये दोनों फोर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे।
तो देखिए नेट फोर्स क्या लगेगा। अब यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी देखो तो यहाँ पे ज़्यादा होगा, तो जो फोर्स डोमिनेंट कौन होगा, ये अट्रैक्टिव वाला फोर्स डोमिनेंट होगा, रिपल्सिव वाला रिसेसिव हो जाएगा। ठीक है, तो जो डोमिनेंट होगा उसी के हिसाब से, तो नेट फोर्स क्या लगेगा, अट्रैक्टिव। तो दो ऑप्शन तो ऐसे गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो अब अगर सॉल्व करना है तो यहाँ से F1 निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ पे पहले मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि IVL होता है तो I यहाँ पे करंट कितना है I2, V इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट I1 अपान क्या होता है 2 पाई A। ये तो हो जाएगा आपका F1 की वैल्यू। F2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे फिर से I2, क्योंकि करंट तो यही है। ठीक है, यही करंट तो जा रही है, इसमें भी यही करंट होगी, यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो I2 और L भी तो करोगे, L लेंथ इसका कितना है, क्योंकि ILV होता है ना, तो L कितना, यही जिसका जो यहाँ पे स्क्वायर दिया गया, इसका साइड लेंथ A है। ठीक है, और यहाँ पे I2 करोगे, फिर जो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकाला यहाँ पे निकालोगे म्यू नॉट I1 अपान, देखिए ये डिस्टेंस A और ये, तो कितनी डिस्टेंस होगी 2A के बराबर, तो 2 पाई A होता है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस 2A के बराबर हो जाएगा। इंटू लेंथ कितनी है इसकी भी A ही है। ठीक है, बस अब क्या करना है आपको, F1 माइनस F2 कर देना। ठीक है, F1 माइनस F2 करोगे तो म्यू नॉट I1 I2 अपान 4 पाई, क्या लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, अगेन आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल है, इसमें जिसका मास दिया गया 1.6 × 10⁻26 kg। ठीक है, और इसका जो एक्सेलरेशन दिया गया है, ठीक है, एक्सेलरेट होती है काइनेटिक एनर्जी के साथ 2 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आपको मैग्नीट्यूड बताना है इस मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, जो कि डाउनवर्ड है। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी वैल्यू बताना है कि ये जो यहाँ पे प्लेट दिखाई दे रही है इससे इसका कोलिजन ना हो। तो देखिए ये परपेंडिकुलरली अगर इंटर होगी तो क्या होगा, ये सर्कुलर पाथ बनाएगी, सेमी सर्कुलर पाथ बना के बाहर निकल आएगा। तो जो ये सेमी सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो, अगर ये डिस्टेंस जो दी गई, प्लेट की डिस्टेंस कितनी है 10⁻² मीटर है, तो अगर ये रेडियस इसके बराबर या इससे कम होगी तो कोलिजन नहीं होगा। तो जो भी रेडियस आता है R इक्वल टू क्या होता है mv/qv। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी दिया गया तो √2mk/qv। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है, तो ये वाली लेंथ जो है इसके बराबर होनी चाहिए या इससे कम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे कर दो 10⁻² इक्वल टू क्या होना चाहिए 2me। ठीक है, E लिखो या K लिखो, काइनेटिक एनर्जी रखना बस, और यहाँ पे चार्ज रखना है। ठीक है, चार्ज कह दिया यहाँ पे प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻19 पॉजिटिव में होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है लेकिन माइनस में वो पॉजिटिव में होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आपको दिया गया है। ठीक है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख देना, तो सारा कुछ यहाँ पे बस सॉल्व करना है आपको। चार्ज भी दिया गया, मास भी दिया गया, ये भी दे दिया गया, आपको V निकालना है। तो V यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो 2 टेस्ला के बराबर आ जाएगा। ठीक है, V यहाँ पे आ जाएगा 2 टेस्ला। आपको पता चल गया ना, क्योंकि यहाँ पे कोलिजन तभी होगा जब इसका जो सेमी सर्कुलर पाथ बना रहा है ये प्रोटॉन, इसका जब ये लेंथ जो दी गई, जितनी डिस्टेंस है उससे अगर रेडियस ज़्यादा होती तब तो ये जाके यहाँ टकरा जाता, लेकिन जब उसकी रेडियस उससे कम हो गया, उसके बराबर होगी, तो यहाँ जाके ऐसे निकल आएगा। ठीक है, तो कोलिजन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए यहाँ पे 2 स्लैब दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक कॉपर है, एक ब्रास दिया गया है। ठीक है, इनका थिकनेस इक्वल है, दोनों का कह दिया गया। थर्मल कंडक्टिविटी का रेशियो है कॉपर और ब्रास का 1:4। ठीक है, इफ़ द फ्री फेसेस ऑफ द ब्रास इज 100 डिग्री। ठीक है, ब्रास का जो फ्री फेस है 100 डिग्री टेम्परेचर पे है, और जो कॉपर का है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो इंटरफेस का टेम्परेचर आपको बताना है। तो इसमें क्या करना है, जो करंट फ्लो करेगी, थर्मल करंट जो फ्लो करेगी, दोनों में सेम जाएगी। तो थर्मल करंट जो फ्लो होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस अपान रेडियस, वो अपान रेजिस्टेंस और थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे dQ/dt से निकालेंगे। तो dQ/dt इक्वल टू होता है KA, यहाँ पे ΔT/x। ठीक है, दोनों का लेंथ सेम है। ठीक है, थिकनेस दोनों क्या कह दिया गया कि सेम है। आप क्या करना है, हमको यहाँ पे करोगे K1। ठीक है, यहाँ से करोगे, इधर करंट आपकी किधर से फ्लो करेगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। तो यहाँ से मान लो कि ये K2 है, इसका K2 है, इसका K1 है। ठीक है, तो K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 - T इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा K1 और T माइनस हो जाएगा 0। ठीक है, तो K2/K1 की वैल्यू हो जाएगी 4, क्योंकि K1/K2 दिया है आपको। ठीक है, K2/K1 हो जाएगा 4, ये 400 - T इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा T। ठीक है, तो अब इसको इनसाइड मल्टीप्लाई कराओ तो यह जाएगा 400 माइनस 4T आएगा, उस तरफ जाएगा तो 5T टोटल हो जाएगा। तो T की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी एक सिस्टम आपको दिखाया गया। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस, तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम कहा गया है। ठीक है, तो देखिए साइक्लिक प्रोसेस, तो ΔU जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओगे तो क्या हो जाएगा ΔQ इक्वल टू क्या होता है ΔU + W। ΔU यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो जो वर्क डन होगा वही हो जाएगा Q के बराबर। अब वर्क डन कितना होगा, ठीक है, वर्क डन जो यहाँ पे होता है PV ग्राफ में, तो जो उसका एरिया होता है वही हो जाता है वर्क डन। तो इस सर्कुलर पाथ को हम एज्यूम कर लेंगे कि ये इलिप्टिकल है। ठीक है, तो इसका एरिया निकालने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि इसका रेडियस तो हमको पता नहीं है कि यहाँ सर्किल का एरिया हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको हम एज्यूम करेंगे कि ये क्या है, इलिप्टिकल है। ठीक है, तो इलिप्टिकल जो इलिप्ट होता है उसका एरिया क्या होता है, इक्लिप्ट का जो एरिया होता है वो होता है π/4। यहाँ पे क्या होना चाहिए,
अब ये जो आपका प्रेशर दिया गया तो P2 माइनस P1, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा P2 माइनस P1 पाई/4 होगा। यह होता है पाई और यह क्या होता है इनका और इनका दोनों का जो डिफरेंस होता है बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे P2 माइनस P1/2 होगा और यहाँ पे V2 माइनस V1/2 हो, तो बाई 2 को हम एक साथ निकाल के बाहर लिख सकते हैं पाई/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई/4 और P2 यहाँ पे 150 माइनस 50, ठीक है। और यहाँ पे किलो पास्कल 10³ कर दो, ठीक है। और इंटू क्या करोगे 40 माइनस 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 सीसी में दिया गया तो 10⁻⁻6 भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 पाई/2 जूल के बराबर, ठीक है। पाई/2 जूल आएगा, इसको सॉल्व कर लेना। यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 इंटू 10³ है, एक जीरो और ले आओ तो यहाँ पे 1000 हो जाए, तो 10³ और 3 10⁻6 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ पे जाएगा 2 से 4 कैंसिल आउट करोगे तो पाई/2 जूल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है भैया, इसको सॉल्व मत करना, बस इसको ऑप्शन मैच कराना है आपको। यहाँ पे वीटी ग्राफ दिया गया, आपको पीटी ग्राफ पूछा है, ठीक है। वी और टी है, चलिए शुरू करते हैं। ए से वी जाओगे, ए से वी जा रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, मतलब वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, तो ए से वी जाने पे प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। अब चारों आपको ऑप्शन चेक करना है। ए से वी जाने में पहला ऑप्शन में क्या है, प्रेशर आपका कांस्टेंट है। दूसरे ऑप्शन में ए से वी जा रहे हो, प्रेशर कम हो रहा है। तीसरे ऑप्शन में ए से वी जा रहे हो तो प्रेशर बढ़ रहा है, और चौथे ऑप्शन में जब ए से वी जा रहे हो तो यहाँ भी प्रेशर बढ़ रहा है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे कहा गया एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है 5%, तो परसेंटेज चेंज इन प्रेशर आपसे पूछा गया। तो पीवी क्या होता है, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है एडियाबेटिक के लिए। तो P2 पहले हम निकाल लेते हैं, तो P2 हो जाएगा P1, यहाँ पे है V1 की वैल्यू V थी, बाद में कितना 5% इंक्रीज किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 105V, ठीक है, इंटू गामा की वैल्यू कितना होता है इसका दिया गया था, हाँ 7/5 दिया गया, ठीक है। तो गामा की वैल्यू 7/5, इसका मतलब डायटोमिक गैस रही होगी, ठीक है। तो P2 की वैल्यू ये आ जाएगी, P2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो P1 अपान 1.05 की पावर 7/5 की वैल्यू दी गई है 1.07, ये आपको दे दिया गया, नहीं तो इसको कैलकुलेट करने में हालत खराब हो जाती, ठीक है। तो चलिए परसेंटेज चेंज इन प्रेशर आपको चाहिए तो क्या करोगे, हाँ परसेंटेज चेंज इन प्रेशर चाहिए तो डेल्टा P/P इंटू 100 करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा P मतलब P2 माइनस P1 अपान P1। तो P2 कितना आया, ये आ गया P1 1.07, P2 माइनस P1, ठीक है, माइनस P1 अपान P1 इंटू 100, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व करना है, तो ये और देखिए, हाँ तो अब बात हो गया, ठीक है। ये भी क्या, यहाँ क्या करोगे P1 कॉमन ले लोगे तो P1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1/1.07 माइनस 1 इंटू 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 7% के बराबर। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोई आयरन टायर है, ठीक है, उसका जो डायमीटर है वो 2 मीटर दिया गया है, इसको फिट करना है किसी लकड़ी के ऊपर, ठीक है। और लकड़ी का डायमीटर दिया गया 2.01, ठीक है, 2.01 दिया गया है। टेम्परेचर टू व्हिच द टायर मस्ट बी हीटेड, टेम्परेचर कितना हो जिससे टायर को गर्म किया जाए, ठीक है। उसको टायर को गर्म करोगे तभी उसका रेडियस, उसका डायमीटर जो होगा वो एक्सपेंड करेगा, तभी तो उसमें फिट बैठेगा। जैसे कि कोई आयरन है, ठीक है, तो आयरन का टायर जो दिया गया वो 2 मीटर उसका डायमीटर है, और जिस लकड़ी पे बिठाना है उसका डायमीटर 2.01 मीटर, ठीक है। तो उस लकड़ी पे आयरन कैसे बैठेगा, जब इसको हीट करोगे तो यह एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करके 2.01 होना पड़ेगा, तभी तो इस लकड़ी के ऊपर फिट बैठेगा ये, ठीक है। तो अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब यहीं पे सॉल्व हो गया, तो डेल्टा एल कितना बढ़ाना है इसका, डेल्टा एल हो जाएगा आपका 0.01, तो डेल्टा एल होना चाहिए 0.01 के बराबर, ठीक है। तो जो डेल्टा एल होता है वो क्या होता है, एल अल्फा डेल्टा थीटा के बराबर। डेल्टा थीटा आपको यहाँ पे निकालना है, डेल्टा एल हो जाएगा 0.01, और लेंथ पहले कितना था उसका 2 मीटर था, और जो अल्फा है वो दिया गया आपको 11 इंटू 10⁻⁻6, 11 इंटू 10⁻⁻²। तो डेल्टा थीटा यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका 454.5, ठीक है। ये तो आ गया आपका डेल्टा थीटा, ठीक है। लेकिन अब टेम्परेचर कहाँ तक गया होगा, तो ये पहले कितना रहा होगा, रूम टेम्परेचर कह दिया T-20 डिग्री था, तो T-20 इक्वल टू डेल्टा थीटा क्या लिखोगे, T-20 लिखोगे, ये कितना आ गया 454.5, तो यहाँ पे 20 उधर ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 474 ना, हाँ 474.5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये तो आसान क्वेश्चन है। 50 ग्राम ऑफ हाई से 0 डिग्री सेल्सियस इसको मिक्स किया गया 50 ग्राम ऑफ वाटर जो कि 80 डिग्री सेल्सियस पे है, तो फाइनल टेम्परेचर आपसे पूछा गया। तो देखो आइस को क्या करोगे, पहले वाटर पे लाओगे 0 डिग्री वाटर पे, 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर पे क्या करोगे, ml लगाओगे, फेज चेंज हो रहा है तो m इंटू एल, ठीक है। तो यहाँ पे 50 इंटू 80 होगा, और इस पूरे वाटर को अगर 0 डिग्री तक लाना तो कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा, ms डेल्टा टी, ठीक है, कितना हीट देना पड़ेगा ms डेल्टा टी, तो m है, s की वैल्यू 1 और डेल्टा टी 80, ठीक है, 80 से 0 लाना पड़ेगा, तो यहाँ पे
50 × 80 है, यहाँ पे 50 × 80 है, मतलब कि ये जो आई से पिघल के 0 डिग्री वाटर पे हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे वाटर 80 डिग्री से 0 डिग्री पे आ जाएगा। तो टोटल जो मिक्सर का टेम्परेचर आएगा वो 0 तो आएगा, क्योंकि इतनी हीट यहाँ से निकल रही है, ठीक है, और ये इतनी हीट इसको चाहिए 0 में आने के लिए, ठीक है। यहाँ से हीट निकल रही है, अरे यार उल्टा हो जाएगा, यहाँ से हीट निकल रही है, ठीक है, क्योंकि ये 80 से 0 पे आ रहा है, तो यहाँ से हीट निकलेगी, ये क्या करेगी, बर्फ़ को मेल्ट कराएगी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा मिक्सर टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 16 है, कोई स्ट्रिंग है जिसका मास दिया गया 2.5 kg अंडर ए टेंशन ऑफ 200 न्यूटन, टेंशन दिया गया है, लेंथ दिया गया स्ट्रिंग का 20 मीटर। इफ द ट्रेमस जर्क इज स्टक एट वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग, हाउ लॉन्ग डज द डिस्टर्बेंस टेक टू रीच द अदर एंड, ठीक है। टाइम आपसे पूछा गया, तो पहले वेव की वेलोसिटी निकालो, ठीक है, वेव की वेलोसिटी निकालो, फिर क्या करो, टोटल लेंथ को उस वेलोसिटी से डिवाइड कर दोगे तो टाइम निकल के आ जाएगा। तो वेव की वेलोसिटी जो होती है v इक्वल टू क्या होता है, t/m होता है, ठीक है। तो t/m से क्या करोगे, यहाँ से वेलोसिटी निकाल लोगे, और आपकी वेलोसिटी कितनी निकल के आ जाएगी, 40 मीटर पर सेकंड आएगी, वेलोसिटी आ जाएगी 40 मीटर पर सेकंड। टाइम आपको चाहिए, तो टाइम इक्वल टू टोटल लेंथ अपॉन वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 0.5 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत ऑप्शन बताना है आपको। जीरो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट इंस्टेंट डज नॉट नेसेसरी मीन्स दैट इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, एकदम सही है। जैसे हाईएस्ट पॉइंट पे कोई पार्टिकल जाता है, अगर आप नीचे से थ्रो करें ऊपर की तरफ, तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, इसकी वेलोसिटी जीरो होती है, लेकिन एक्सेलरेशन जो होता है वो लगता रहता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि वेलोसिटी जब जीरो हो तो एक्सेलरेशन भी जीरो, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन, जीरो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट डज नॉट नेसेसरी मीन्स दैट इस वेलोसिटी इज जीरो, बिल्कुल सही है भाई। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब ये थोड़ा ना होता कि वेलोसिटी जीरो होगी, तो ये भी सही है। देखिए सर्कुलर पाथ में, देखिए सर्कुलर पाथ में क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट होती है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, एक्सेलरेशन चेंज होता है। कि एक्सेलरेशन कैसे चेंज होता है, क्योंकि वेलोसिटी वहाँ पे चेंज होती है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता रहता है, तो एक्सेलरेशन वहाँ पे आप जीरो नहीं बोल सकते, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि एक्सेलरेशन जीरो ही हो, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, क्योंकि रॉन्ग पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, व्हेन ए पार्टिकल मूव इन ए सर्किल विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से कि सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर कांस्टेंट, नहीं वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, एक्सेलरेशन भी चेंज होता रहेगा। बी ऑप्शन दिया गया, इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट एक्सेलरेशन इज चेंज, नहीं ये भी गलत है, एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, वेलोसिटी भी चेंज होगी। सी ऑप्शन, इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज चेंज, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन क्या है, इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ चेंज, ये सही है भाई, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 19, कोई ब्लॉक ए है किसी इंक्लाइन सरफेस पर रखा गया है, ठीक है, और ये क्या करे, जस्ट स्लाइड करने वाला है जब ये 30 डिग्री पे है, ठीक है, 30 डिग्री पे है तो जस्ट स्लाइड करने वाला है। और कोई दूसरा ब्लॉक यहाँ पे लाके रखा गया है बी, और ये क्या करा, ये स्लाइड करना शुरू करता है जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 40 डिग्री होता है। तो आपसे मास का रेशियो पूछा गया है, ठीक है, कि मास क्या होगा, मास का रिलेशन पूछा गया है, ठीक है, रेशियो नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो, अगर ये इंक्लिनेशन है और यहाँ से सारे रिलेशन निकालो, तो यहाँ पे क्या लगेगा, mg नीचे लगेगा, तो इधर क्या लगेगा, mg sin थीटा, mg cos थीटा, इसको बैलेंस करेगा नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, जो लिमिटिंग फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, mg sin थीटा के बराबर, ठीक है। तो अगर सबको इक्वल किया जाए तो ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, म्यू n के बराबर होगा फ्रिक्शनल फोर्स। तो जो आपका mg sin थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, म्यू n के बराबर हो जाएगा, और जो mg cos थीटा है वो किसके बराबर हो जाएगा, n के बराबर। नॉर्मल रिएक्शन के इनको डिवाइड करो तो ये mg कैंसिल आउट, ही आ जाएगा आपका tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू यहाँ पे n कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू। तो जो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है, ये मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ठीक है, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो मास कुछ भी हो सकता है इनमें से, ठीक है, किसी का मास किसी से भी ज़्यादा हो सकता है, दोनों बराबर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल द थ्री आर दी पॉसिबल, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जो पॉसिबल यहाँ पे पॉसिबिलिटीज जो दी गई हैं तो उनमें से कोई भी सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कोई इलास्टिक बॉल है, ये ड्रॉप की जाती है किसी हाइट 100 मीटर से, तो ड्यू टू इम्पैक्ट करा 35% एनर्जी लॉस हो जाती है, तो कितनी हाइट तक ये राइज करेगा। तो हम मान रहे हैं कि h डैश तक हाइट राइज तक क्वेश्चन नंबर 20 है, कोई इलास्टिक बॉल इसको ड्रॉप किया जाता है 100 मीटर हाइट से, तो ड्यू टू इम्पैक्ट क्या होता है, इसमें 35% एनर्जी लॉस हो जाती है। तो पूछ रहा है कितने हाइट तक ये राइज करेगा। तो हम मान लें कि h डैश तक ये राइज करेगा, ठीक है। तो mg h डैश इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पे 65% एनर्जी बचेगी, क्योंकि एनर्जी कितनी होगी, mg जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी पहले रहेगी mgh रहेगी, लेकिन यहाँ पे क्या 35% लॉस होगा। तो हमने क्या किया, 100 माइनस यहाँ पे 35 के लिए अपॉन 100 कर देंगे, ठीक है। तो इतना लॉस हो रहा है, तो अब h डैश यहाँ से निकल आएगा, तो mg से mg कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो h डैश की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 65/100 इंटू
h के बराबर, ठीक है। तो h की वैल्यू यहाँ पे 100 है, ठीक है। तो h की वैल्यू 100 रखो, तो यहाँ 100 कैंसिल आउट, तो 65 मीटर ये राइज करेगी। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे देखिए पोजीशन वेक्टर दिया गया और मास दिया गया है और आपसे पूछा गया है इसमें व्हाट वुड हैव द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के लिए क्या है यार, m1 r1 प्लस m2 r2 अपान m1 प्लस m2, ये लगाओ, आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। इसमें आंसर पहला सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन है। कोई ऑब्जेक्ट है 5 kg, इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, ये एक्सप्लोड होता है 2 पीसेस में। 1 पीस का क्या है, वो रेस्ट में आ जाता है, दूसरा पीस इसमें काइनेटिक एनर्जी पूछा गया। द काइनेटिक एनर्जी एडेड टू द सिस्टम ड्यूरिंग एक्सप्लोजन, ठीक है। तो पहले क्या करो, इसमें मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मास दिया था ये 5 kg था, ठीक है। अब बाद में क्या इक्वल पीसेस में टूटा है तो m/2 हो जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पे रेस्ट में तो ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका m और m यहाँ हो जाएगा कैंसिल आउट, तो v की वैल्यू आ जाएगी 2u के बराबर। तो v की वैल्यू 2u, तो 2 और u दिया था 10 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। 20 मीटर पर सेकंड दूसरे ब्लॉक की स्पीड आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी पहले कितना रहेगी, हाफ मास दिया था m और v स्क्वायर कितना 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपका 50 या 250 आ जाएगा। ये थी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो एक पार्टिकल जो टूटा था वो तो रेस्ट में, तो उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं, दूसरे की होगी, तो वो कितनी होगी 1/2, मतलब हाफ m कितना था 5/2 होगा उसका, क्योंकि इक्वल अमाउंट में टूटा था दोनों, तो हाफ m v स्क्वायर, v कितना निकला इसका 2u के बराबर, मतलब इनिशियल स्पीड का दुगना, मतलब 20 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 400 के बराबर। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 को कैंसिल करोगे 100 और ये 5 हो जाएगा 500। फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई 500 जूल, पहले कितना था इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 250 जूल। तो कितना ऐड हुआ काइनेटिक एनर्जी 250 जूल ऐड हुआ आफ्टर एक्सप्लोजन। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी आसान क्वेश्चन है। कोई पार्टिकल स्ट्राइक करता है इलास्टिकली विद अनदर पार्टिकल विद स्पीड v, ठीक है, वेलोसिटी v दिया गया है। आफ्टर कोलिजन इट मूव द हाफ वेलोसिटी विद द सेम डायरेक्शन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पार्टिकल इफ इट्स इनिशियली रेस्ट। देखिए इनिशियली रेस्ट मतलब u2 हो जाएगा 0, u1 दिया है आपका v के बराबर, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन तो e की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ पे आ जाएगा v, ठीक है। u1 की वैल्यू v दिया था, v2 आपको कैलकुलेट करना है। और v1 क्या कहा था हाफ वेलोसिटी, मतलब जो इनिशियल कितना था v था, बाद में हो जाएगा v/2, तो v2 यहाँ से निकालोगे तो आ जाएगा 3v/2 के बराबर, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया, कोई स्मॉल स्फीयर है, ठीक है, इसको वर्टिकल वेलोसिटी दी गई, यहाँ से वर्टिकल वेलोसिटी दी गई 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे कहा गया थीटा आपको बताना है, वर्टिकल से एंगल बताना है। जब यहाँ पे क्या हो, जो टेंशन लग रहा है वो इसके वेट का दुगना हो जाए, मतलब T = 2 mg के बराबर हो जाए। लेकिन इस क्वेश्चन में इस जो थ्रेड है यहाँ पे, जिस स्ट्रिंग से इसको लटकाया गया है, जिससे हैंग किया गया है, जिसके थ्रू ये मोशन कर रहा है, उसका लेंथ नहीं दिया गया है। लेंथ जब तक नहीं देगा तब तक इसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जितना इसमें आंसर आया है, इसमें जो थीटा का वैल्यू आ रहा है cos इनवर्स 1/4, तो ये तभी आएगा जब एल की वैल्यू आपको 2 मीटर रखना पड़ेगा। तो 2 मीटर यहाँ पे अगर दिया होता है एल की वैल्यू तब आप निकाल सकते थे। अभी क्वेश्चन यहाँ पे देखो, अगर थीटा पे पहुँच रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी, जहाँ पे mg नीचे लग रहा है तो mg cos थीटा, mg sin थीटा से करोगे तो t - mg cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा mv² / l के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी था और पोटेंशियल एनर्जी दोनों था, तो ये लॉस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था काइनेटिक एनर्जी हाफ mv0² प्लस क्या था mgs था, ठीक है। अब ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट यहाँ से अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा l cos थीटा के बराबर, ठीक है। ये हाइट यहाँ से कैलकुलेट कर लेना तो ये आ जाएगी l cos थीटा के बराबर। तो mg l cos थीटा, ये तो एनर्जी इसके पास थी, यहाँ पे पहुँचेगा तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास होगी कितनी हाफ mv²। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तभी आएगा जब l की वैल्यू आप 2 मीटर रखोगे तब, ठीक है। अगर इसमें दिया नहीं गया तो ये मिसप्रिंट भी हो सकता है, ठीक है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है तो आपको छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो सॉल्व करना हो तो सॉल्व कर लेना, वरना इसको स्किप कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे डाटा आपको इनसफिशिएंट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, यहाँ पे जी डैश की वैल्यू कहा गया कितनी हाइट पे g/4 होगी। तो यहाँ पे अगर g/4 करोगे जी डैश की वैल्यू तो ये कट जाएगा, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल, तो 1/2 हो जाएगा, ये उधर जाएगा, बाकी सारा टर्म इधर ले जाएंगे तो 1 + h/r = इधर क्या बचेगा 1/2 बचा था, 2 चला जाएगा उस तरफ, ठीक है। यहाँ 1 जाएगा, 1 2 - 1 करोगे तो 1 हो जाएगा, तो h = r के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो h की वैल्यू होगी r के बराबर हो जाएगी। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, ये भी आसान क्वेश्चन है। इसमें कहा कोई ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट का कितना दिया गया है, v दिया गया है। कह रहा है कि जब ये अर्थ के बिल्कुल पास में, ठीक है, सरफेस के बिल्कुल पास में, तो फॉर ए सैटेलाइट ऑर्बिटिंग एन एल्टीट्यूड ऑफ हाफ ऑफ द अर्थ ऑफ द रेडियस, ठीक है, कितना हाइट पे हाफ ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस, मतलब जो r की वैल्यू पहले कितना था r था, बाद में कितना हो जाएगा r + r/2, दैट्स मीन 3r/2, ठीक है। तो जो v है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √r है, तो यहाँ पे जो v2 हो जाएगा तो v2 = क्या हो जाएगा v1, और यहाँ पे हो जाएगा आपका
R1 अपान R2, R1 कितना था R था, R2 कितना था 3R/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे जो V2 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी V2, अरे यार V होगा V2/3, ठीक है, √2/3। ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, ये भी आसान क्वेश्चन है। फॉर द डेफिनेट लेंथ ऑफ द वायर इफ द वायर यूज फॉर अप्लाइंग टेंशन इज इमर्स्ड इन द वाटर। बाद में क्या क्या देखिए, यहाँ पे क्या क्या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है, F=1/2L T/m, ठीक है। तो अगर T को कम किया जाए, अगर वाटर में इस सिस्टम को इमर्स करोगे तो T क्या होगा, T कम होगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है भाई। वाटर में जो इमर्स करोगे तो जो उसमें क्या लगेगा, कोई ब्लॉक है, माना कि ये ब्लॉक है, इस थ्रेड से लटका हुआ है, तो इस थ्रेड में जो टेंशन आएगी किसकी वजह से आएगी, इस ब्लॉक की वजह से आएगी। अब इसको अगर किसी लिक्विड में अगर यहाँ पे आप इमर्स कर रहे हो तो क्या होगा, आप थ्रेड फोर्स लगेगा तो टेंशन कम हो जाएगा, जब टेंशन कम होगा तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो यही इस क्वेश्चन में कहा गया, तो ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, कोई सिंपल पेंडुलम है, इसका लेंथ दिया गया 4 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। एम्पलीट्यूड दिया गया 0.2 मीटर। व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट द एंड ऑफ इट्स पाथ, ठीक है। यहाँ से जाएगा, एंड ऑफ इट्स पाथ कहाँ, यहाँ पे एंड होगा इसका पाथ, ठीक है। तो यहाँ mg नीचे लग रहा है, mg cos थीटा इसको बैलेंस करेगा टेंशन, ठीक है। तो इस पर नेट फोर्स क्या लगेगा, mg sin थीटा लगेगा। तो फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, मास से इसको डिवाइड करो तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा आपका g sin थीटा के बराबर आ जाएगा। लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू पूछेगी तो g की वैल्यू होती है 10। अब sin थीटा, ठीक है, ये थीटा आपको रखना है। लेंथ आपको दिया गया 4 मीटर, ठीक है। लेंथ कितना दिया गया 4 मीटर, और जो एम्पलीट्यूड है वो दिया गया है 0.2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 0.2, हाइपरटेनियस हो जाएगा यहाँ पे ये वाले पूरा लेंथ कितना दिया गया 4 मीटर के बराबर। इसको सॉल्व करो 0.5 आ जाएगा, ठीक है। कितना का 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर दिया गया है, इसमें 2 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चेंज इन प्रेशर कह रहा है कितना चाहिए हमको कि उसका डेंसिटी जो हो उसको इंक्रीज करना है 0.1%। तो डेंसिटी 0.1% इंक्रीज करने के लिए वॉल्यूम को 0.1% डिक्रीज करना पड़ेगा। तो बस ये बल्क मॉडुलस का फार्मूला होता है, डेल्टा V/V को क्या करना है 1% डिक्रीज करना है। तो डेल्टा V/V इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर देखना है आपको, तो V नहीं डेल्टा P में चेंज देखना है ना, तो डेल्टा P इक्वल टू क्या होना चाहिए V × डेल्टा V/V। तो डेंसिटी का आपको 1% बढ़ाना है तो इसको वॉल्यूम को 1% कम करना पड़ेगा। V की वैल्यू आपको दी गई, इसकी 1.1% करना है तो 0.1%, 0.1/100, और यहाँ पे V की वैल्यू आपको दी गई 2 × 10⁹। इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा 2 × 10⁶ आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, ये भी आसान क्वेश्चन है, आसान है यार, थोड़ा सा इसमें मच्छरों से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। कोई मॉस्किटो है जिसका 8 लेग है, ठीक है, कितने लेग हैं 8 लेग हैं, अभी किसी वाटर सरफेस पर बैठा हुआ है। तो जो डिप्रेशन हो रहा है इसके एक लेग से, तो उसका रेडियस कितना है a के बराबर है, ठीक है। तो डिप्रेशन अगर a है तो उसके सर्कमफ्रेंस निकाला जाए तो 2πa के बराबर आ जाएगा। तो लेंथ कितनी हो जाएगी उस सर्कमफ्रेंस की 2πa हो जाएगा, ठीक है। और जो वेट होता है, आपसे मच्छर का वेट पूछा गया, तो वेट क्या होता है टेंशन इंटू लेंथ होता है, ठीक है। तो टेंशन तो t है, ठीक है, सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन कितना है t है। और आपसे लेंथ का है तो लेंथ देखिए किसी 1 फुट का कितना हो जाएगा 2πa के बराबर हो जाएगा। तो 2πa तो किसी एक का हो जाएगा, लेकिन कितने टोटल लेग हैं उसके 8 हैं, तो 8 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 16t π × a के बराबर। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, 3 आइडेंटिकल रॉड दिया गया जिसका मास m है और लेंथ स्मॉल l के बराबर है, इनको ज्वाइन किया गया इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया vc के थ्रू, ठीक है, ये vc है, ठीक है, vc का मतलब vc समझना, और इसके थ्रू पूछा गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए ये रॉड है तो ये 60 डिग्री पे होगा, ठीक है। तो अगर इसका कंपोनेंट किया जाए परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको sin 60, ठीक है, sin 60 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा sin 60। तो जो एंड के थ्रू होता है किसी रॉड का, उसके एंड के थ्रू क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3। लेकिन अब l की जगह क्या रखोगे, l sin 60 रखोगे, बस इतना रख लेना, आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 32, कोई बिग पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ भी बस कुछ नहीं करना है, मोमेंटम को कंजर्व करना है, ठीक है। बिग पार्टिकल जिसका मास 3 + m दिया गया है, ठीक है, ये 3 पीसेस में ब्लास्ट होता है। उसके बाद कहा गया है कि ए मास ऑफ 1 kg मूव अलॉन्ग द x एक्सिस विद द वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, पार्टिकल ऑफ मास 2 kg मूव विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ 1 kg। इफ द थर्ड पार्टिकल मूव विद द वेलोसिटी √2 मीटर पर सेकंड, देन m की वैल्यू आपको बताना है। तो कुछ नहीं करना है, मोमेंटम इसमें कंजर्व करो, ठीक है। एक्सप्लोजन में क्या करना पड़ता है हमको, मोमेंटम कंजर्व करना है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओगे तो इनिशियली वो रेस्ट में था, तो इनिशियली क्या हो जाएगा मोमेंटम उसका 0 हो जाएगा। अब बाद में क्या करना है, तीनों को मोमेंटम ऐड करना है, 0 के बराबर कर दोगे, आपका जो m होगा वो निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, यहाँ पे कोई अल्फा पार्टिकल है
इसका एनर्जी दिया गया 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये स्कैटर्ड है थ्रू 180 डिग्री बाय द स्टेशनरी यूरेनियम न्यूक्लियस। द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, कुछ नहीं करना है। उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी किस में चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगी। तो काइनेटिक एनर्जी उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R, ठीक है। तो R इधर लाएंगे, काइनेटिक एनर्जी इस तरफ ले जाएंगे तो Q = Q1 Q2, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो जाएगा स्कैटर थ्रू 180 डिग्री यूरेनियम न्यूक्लियस, ठीक है। तो यूरेनियम न्यूक्लियस होता है तो वहाँ पे कितना चार्ज हो जाएगा 92 इलेक्ट्रॉन होता है। यूरेनियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 92 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है यूरेनियम में, ठीक है। अपान 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ठीक है। ये हो जाएगा 1/4πε0 की वैल्यू। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपको रखना है, तो ये कितना होती है कितना होती क्या इसमें दिया गया है, ठीक है। कितनी दी गई है ये देखना, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 5 मेगा की वैल्यू 10⁻6 करोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 1.6 × 10⁻⁻19 कर लोगे। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इनकी भी वैल्यू रखोगे, ठीक है। सारी वैल्यूज रखने के बाद ऑप्शन आ जाएगा आपका C 10⁻12 सेंटीमीटर में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। कुछ करना नहीं, बस इलेक्ट्रॉन, और चाहो तो एक इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट कर सकते हो, ऊपर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख लेना, ठीक है। तब भी आसानी से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, ये भी आसान क्वेश्चन है। कोई हाइड्रोजन एटम है ग्राउंड स्टेट से, ये ऑब्जर्व करता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। तो आपसे एंगुलर मोमेंटम आपसे पूछा गया, ठीक है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम NH/2π, आपने तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इसको, ठीक है। तो आपको बताना कितना इंक्रीमेंट होना है। तो देखिए जो ग्राउंड स्टेट होता है N=1 होता है, उसके पास एनर्जी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर उसमें 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये एनर्जी होती है सेकंड ऑर्बिटल की। सेकंड ऑर्बिटल मतलब n की वैल्यू 2। तो पहले कहाँ था N1 1 था, N2 2 में गया। अब आपको क्या करना है, चेंज इन मोमेंटम आपको देखना है, ठीक है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे देखना है। तो डेल्टा L करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या करो बाद, हाँ चेंज कितना होगा, तो NH/2π होता है तो n की जगह रखोगे 2H/2π, और पहले कहाँ था NH/2π, n की वैल्यू 1 रखोगे H/2π, ठीक है। यहाँ पे क्या कैंसिल, हाँ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा H/π, ये हो जाएगा H/π - H/2π। तो अब क्या होगा, बस वैल्यूज रख दो। H की वैल्यू कितना रखो 6.6 × 10⁻⁻34। यहाँ पे करोगे आपका 2π ही बचेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा H/2π ही बचेगा, तो 2 और यहाँ पाई की वैल्यू रखोगे 3.14 के बराबर, ठीक है। इससे कैंसिल करोगे तो चाहो तो हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको 3.3 हो जाएगा, ठीक है। ये फिर 3 पॉइंट समथिंग है, इसको कैंसिल आउट करोगे तो लगभग आ जाएगा 1.05 × 10⁻34। क्वेश्चन नंबर 35 है। यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिव डिके, क्वेश्चन नंबर 35 है। यहाँ पे एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है डिक्रीज हो रहा है 1/3 टू ओरिजिनल इन द टाइम पीरियड ऑफ 9 ईयर। 9 साल में क्या हो रहा है, जो इसकी एक्टिविटी है वो 1/3 हो जा रही। तो कह रहा है कि जो फर्दर उसका लैप्स है वो नेक्स्ट 9 ईयर में कितना होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, ठीक है, एक्टिविटी का। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी I0/3 हो जाएगी = I0 e की पावर माइनस लैम्डा, टी की वैल्यू रखोगे 9, क्योंकि 9 ईयर कह दिया गया। I0 हो जाएगा कैंसिल आउट, 1/3 हो जाएगा e की पावर -9 लैम्डा की वैल्यू, या लैम्डा 9 की वैल्यू आ जाएगी 1/3। दोबारा क्या करना है, I = कितना बचा यहाँ पे, कितना बच रहा है, I0 इनिशियली था, ठीक है। कुछ नहीं करना, फिर से वही क्वेश्चन लगाओ, बाद में करोगे e की पावर माइनस लैम्डा, टी की वैल्यू अब कितना रखो 18 रख दो, ठीक है। 18 रख दो या 9 × 2 रख दो, 9 × 2 रखो, हम लिख रहे हैं 9 × 2, तो e की पावर माइनस लैम्डा × 9 और पावर 2 कर दो, बात तो एक ही है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम करें, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी यहाँ से। तो I = I0, यहाँ पे हो जाएगा e की पावर माइनस लैम्डा × 9, e की पावर माइनस लैम्डा × 9 की वैल्यू होती है 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर, तो आ जाएगा आपका I0/9। क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पे जो आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक क्वेश्चन होता है उसका ग्राफ पूछा गया, ठीक है। तो ग्राफ क्या होगा, जो यहाँ पे फोटो, यहाँ पे क्या है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो EV0 = क्या होता है hν - hν0, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पे E से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे स्लोप, ये हो जाएगा पूरा इंटरसेप्ट, ठीक है। इंटरसेप्ट क्या है, निगेटिव है, स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव है। स्लोप की वैल्यू H/E है। तो ग्राफ बनाओगे तो क्या करोगे, इंटरसेप्ट को निगेटिव लाना है, तो ये हो जाएगा आपका, इधर क्या हो जाएगा, y एक्सिस पे आ जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल और x एक्सिस पे आपका आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बस यही ग्राफ निकल के आ जाएगा। और जो आपका स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ प्लेइंग कांस्टेंट टू चार्ज, तो यही तो है H/E, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 37 है। देखिए ये भी इसको थ्योरेटिकल मान सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको न्यूमेरिकल में लगाओ, नहीं तो थ्योरेटिकल समझो। ठीक है, कह रहा है कि कोई सोर्स है जो 1 मीटर अवे रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ फोटॉन है n निकल रहे हैं। ठीक है, और कह रहा है अगर सोर्स को 1/2 मीटर पर रख दिया जाए, मतलब आधी डिस्टेंस पे रखा जाए, तो नंबर ऑफ फोटॉन कितना इमिट होंगे। ठीक है, अरे तो कुछ नहीं करना यार, जो इंटेंसिटी होती है क्या होती है, नंबर ऑफ फोटॉन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है। तो r² लेंथ, अगर हाँ डिस्टेंस को आधी करोगे तो क्या होगा, इंटेंसिटी 4 गुना हो जाएगी, इंटेंसिटी 4 गुना होगी तो जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, वो भी 4 गुना हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं इसको। क्वेश्चन नंबर 38 है, यहाँ पे दिया गया, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए इसको अलग अलग लिखो, तो a डॉट बी की पावर क्या होगा, बार ए बार हो जाएगा, यहाँ पे बार पहले से था और टोटल बार हो जाएगा। ठीक है, अब अलग अलग लिखते हैं इनको, ए का बार डॉट ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, बार को हटाओगे, तो बार को हटाओगे तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, तो ए की पावर का ए के बार यहाँ पे नहीं था ना, ये नहीं रहेगा। ठीक है, तो ए रहेगा और यहाँ पे क्या होगा, ए के बार तो बार ही रह जाएगा और बी के बार जो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बी ऐसे सिंपल रह जाएगा। ठीक है, इजकल टू यहाँ पे क्या होगा, ए का बार हट जाएगा और प्लस, क्योंकि जब बार हटता है तो क्या होता है, साइन चेंज होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा वी का बार, तो ए बार प्लस बी प्लस ए प्लस बी बार, तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें कहा गया है कि जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें जो बेस होता है वो थिन भी होता है और लाइटली डोपिंग होता है, ऐसा क्यों किया जाता है। तो देखो थिन और लाइटली डोप करने का उसका एक ही रीजन है कि वहाँ पे जो चार्जेज हैं जो इमिटर के साथ एक्सचेंज होते हैं तो वो कम होता है। अगर बेस को थिन किया जाए, उसकी डोपिंग कम किया जाएगा, तो उसका जो चार्ज एक्सचेंज होता है तो किसके साथ, इमीटर के साथ, तो वो कम हो जाएगा, तो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कहाँ पहुँचेंगे, कलेक्टर पे। अल्टीमेटली हमको क्या चाहिए, कलेक्टर पे ही करंट चाहिए, कलेक्टर करंट बढ़ानी होती है। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, जो बेस होता है उसकी डोपिंग कम की जाती है, उसको थिन रखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी दिया गया है, टू इनेबल द कलेक्टर टू कलेक्ट 95%, वही मैंने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा, तो 95% ऑफ होल आर इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम द इमीटर साइड। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, यहाँ पे करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर यूज इन कॉमन इमीटर। कॉमन इमीटर में क्या होता है, बीटा से डिनोट करते हैं, तो बीटा इक्वल टू यहाँ पे 98 दिया गया है, लोड रेजिस्टेंस दिया गया 1 मेगा ओम। ठीक है, और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया 600 ओम के बराबर। तो वोल्टेज गेन इक्वल टू क्या करो, करंट गेन इंटू आर नॉट अपान आर आई, मतलब लोड रेजिस्टेंस अपान जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो। तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू निकालोगे तो जितने भी ऑप्शन उससे मैच नहीं करेगा। बीटा की वैल्यू 98 है, आर की वैल्यू 10⁶ है, इनिशियल कितना है 600। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये जितना दिया गया इसमें 90, 95 और 100 इतना तो नहीं आएगा। ठीक है, इसको मान लो कि 100 है, लगभग 100 मान लो इसको, तो 100 6 टाइम चला जाएगा। ठीक है, ये 6 टाइम हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको 10 × 10⁵ लिख सकते हो, बाई 6 कर लोगे तो ये कि 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 10⁵ भी आएगा, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, कल ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं लास्ट पेपर में। द डिस्पर्सिव पावर ऑफ द फ्लिंट ग्लास एंड द क्राउन ग्लास, दोनों का डिस्पर्सिव पावर दिया गया, हमने लिख दिया ω1 और ω2। ठीक है, डिस्पर्सिव पावर दोनों का दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस जो दिए गए हैं। ठीक है, और किसका फ्लिंट ग्लास का और क्राउन ग्लास का 1.68 और 1.53। ठीक है, फॉर द वाइट लाइट। तो कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ फ्लिंट ग्लास। ठीक है, एंगल ऑफ फ्लिंट ग्लास मतलब कि यहाँ पे A2 को आपको A1 देखना है। ठीक है, फ्लिंट ग्लास का ये है डिस्पर्सिव पावर, तो A1 आपको निकालना है, और क्राउन ग्लास का जो एंगल दिया गया है वो 4 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बस यही फार्मूला लगाना है, ω1 अपान ω2 इक्वल टू क्या करोगे, μ1 - 1 इंटू A1 अपान μ2 - 1 इंटू A2। आपको यहाँ पे A1 कैलकुलेट करना है, बाकी सारी वैल्यूज यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ पे भी ये तो आसान क्वेश्चन है यार। एन इक्विलैटरल प्रिज्म कहा गया है कि डेविएशन इसमें जो है वो 45 डिग्री है। फॉर द टू एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफरिंग बाई 20 डिग्री। ठीक है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो कि I1 - I2 कितने बराबर है, 20 डिग्री के बराबर। एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों की वैल्यू बताना है I1 I2 की। तो देखिए जो डेविएशन डेल्टा होता है वो क्या आता है, I1 + I2 माइनस ऑफ A। तो I1 + I2 की वैल्यू निकालोगे, डेल्टा की वैल्यू दिया गया 45 और A इक्विलैटरल कहा गया तो 60 डिग्री हो जाएगा, प्लस 60 करोगे तो ये आ जाएगा 105 के बराबर। तो I1 + I2 कितना हो जाएगा, 100 के बराबर। I1 + I2, I1 - I2 कितना है, 20 है, तो I1 - I2 करोगे ये है 20 के बराबर, दोनों को ऐड करो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2I1 की वैल्यू आ जाएगी 125। ठीक है, 125, तो I1 की वैल्यू आ जाएगी 125/2, तो 62.5 आ जाएगा। ठीक है, 62.5। तो अब देखो I1 की वैल्यू इतनी आ गई, तो अब क्या करोगे, I2 की वैल्यू निकाल लो। I1 + I2 कितना है, 105 है, तो I1 की वैल्यू इतना आ गई, तो I2 निकाल लोगे, यहाँ से I1 को माइनस कर दें तो I2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 42। ठीक है, 42.5 के आसपास है, लेकिन यहाँ पे 62.3 दिया गया, यहाँ पे दिया गया 42.3, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे अगर कैलकुलेट करोगे तो ये नहीं आएगा।
ठीक है, हम मिनट में दिया गया, हमने 5 लिख दिया है, ठीक है। तो 62.5 ने एंगल को लिखना है तो क्या होता है 60 मिनट का 1 डिग्री माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मिनट में लिखोगे तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, 62.5 ने 62.30 मिनट लिख दोगे, ठीक है। ऐसे वो आ जाएगा आपका 42.5 आना चाहिए, मतलब कि आधा डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम 30 मिनट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी याद कर सकते हो आप, ऑप्शन में भी यही दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, फिर से वही बात, नैरो स्लिट दिया गया है, विड्थ दिया गया है 1 मिलीमीटर के बराबर, ठीक है। यहाँ से सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की बात हो रही है, लाइट दिया गया है, वेवलेंथ उसकी है 600 नैनोमीटर, डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट मिनिमा ऑन द आइदर साइड, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमा पूछा गया है, चाहे आप सेंट्रल मैक्सिमा बताओ, ठीक है, जैसे मान लो कि ये सेंट्रल मैक्सिमा है, यहाँ मिनिमा, तो दोनों मिनिमा के बीच डिस्टेंस बताओ या सेंट्रल मैक्सिमा के डिस्टेंस बताओ। ये क्या होता है 2 लैम्डा डी होता है, 2 लैम्डा डी के बराबर होता है। 2 हो गया, लैम्डा की वैल्यू 600 नैनोमीटर, 10⁻⁹ हो जाए, डी की वैल्यू दिया है 2 मीटर और ये है 1 मिलीमीटर, 10⁻⁻3 ऊपर जाएगा 10⁻+3 हो जाएगा, तो +3 +4 +5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁴ हो जाएगा, 6 × 2 कितना हो जाएगा 12 × 2 24, तो 24 × 10⁻⁴, एक माइनस और हटाओ -3 को, तो ये 2.4 आ जाएगा, तो 2.4 मिलीमीटर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, ये देखना अच्छा क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए यहाँ पे 3 जो पोलराइड हैं वो रखे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई अनपोलराइज लाइट डाली जा रही है जिसका इंटेंसिटी है 32 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 3 पोलराइड हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला और दूसरा आपस में 130 डिग्री पे हैं और पहले और तीसरे क्रॉस रखे हुए हैं, ठीक है, आपस में क्रॉस मतलब 90 डिग्री पे रखे हुए हैं। तो इसके बीच 30 डिग्री हो, तो यहाँ पे 90 - 30, तो ये दोनों हो जाएंगे 60 डिग्री पे, ठीक है। बस अब माइनस ला लगाना, I = क्या होता है, I = I0 cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो अनपोलराइज लाइट डालोगे, पहली पोलराइड से जैसे पास होगा तो I0/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ से पास होगा तो यहाँ पे माइनस ला लगाना, तो I0/2 cos स्क्वायर थीटा यहाँ लगाओ, तो थीटा कितना रखोगे 30 डिग्री, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर करोगे तो 3/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3I0/8, 3I0/8, तो 3I0/8 अब यहाँ पे इंटर करेगी और इसके बीच कितना एंगल है 60 डिग्री है, तो फिर से क्या करोगे 3I0/8 × cos स्क्वायर थीटा, थीटा कितना रखोगे 60 डिग्री, 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 कितना होता है 1/2 होता है, स्क्वायर करोगे 1/4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3I0/8 × 4 हो जाएगा 32, I0 की वैल्यू दिया गया 32 वाट, 32 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 3 वाट पर मीटर स्क्वायर के बराबर। लास्ट क्वेश्चन आपका दिया गया 45, यहाँ पे 2 थिन यूनिफॉर्म रिंग है जो बनी हुई है सेम मटेरियल से, ठीक है। इनका रेडियस R और 4R है, R और 4R है। तो देखिए जो स्मॉल रिंग है उसका मास दिया गया है M, और कैपिटल जो रिंग है यहाँ पे, कैपिटल कह रहा हूँ यार, बड़ी वाली जो रिंग है उसका मास नहीं दिया गया है, ठीक है। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है इसके थ्रू, ठीक है। इसका जो एक्सिस है, जो प्लेन के पेपर के जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके थ्रू आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो देखिए जो भी रिंग का मास होता है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसकी लेंथ में, ठीक है। उसके सर्कमफ्रेंस में क्या होता है 2πr, तो जो मास होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, तो इसका रेडियस r है, मास m है, तो इसका रेडियस 4r, तो इसका मास 4m हो जाएगा। बस अब आसान हो गया यहाँ पे लगाना। अब चलो लगाओ पहले यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट लगाओ, इसके सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर, तो ये हमारे स्क्वायर होता है, तो m कितना है 4m के बराबर है, और r कितना है 4r का स्क्वायर करोगे यहाँ पे तो mr स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब इसके सेंटर के थ्रू कितना होगा mr स्क्वायर, तो हो जाएगा mr स्क्वायर, लेकिन ये डिस्टेंस भी है यहाँ से ना, तो क्या करोगे, क्योंकि आपको क्या लगाना पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी लगाओगे यहाँ पे, तो mr स्क्वायर प्लस md स्क्वायर, डी कितना है 4 + 5r, तो मतलब 5r का स्क्वायर करो तो 25r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर करोगे 16 आ जाएगा, 16 का 4 के साथ तो 64, तो 64 mr स्क्वायर प्लस 25 और ये 1 कितना हो जाएगा 26 mr स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा 90 mr स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेपर नंबर 56। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे पेपर नंबर 57 में। आप लोग लगे रहिए, सॉल्यूशन देखते रहिए, ठीक है, और अपने आप भी सॉल्व कीजिए इसको, बाकी सब्जेक्ट भी देखे रहिए। और एग्ज़ाम तो जब होना है तभी होगा, अभी तो डेट आ गई है फिलहाल 13 सितंबर की, पता नहीं क्या होता है आगे। अब दिमाग में ये सवाल मत लाने लगना कि तब हो पाएगा कि नहीं, तब तक के लिए आप रेडी रहो, बात की बात बाद में देखी जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।